हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो टॉपिक होता है इसमें हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेट करके फंक्शन रेगुलेट करती है। जनरली हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है वो 3 तरह से होती है। पहला, इंक्रीज एक्टिविटी। सेकंड, रेगुलेट और नॉर्मल एक्टिविटी। और तीसरा, डिक्रीज एक्टिविटी। जनरली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इस तरह के 3 एक्टिविटी होती है। नॉर्मल अगर एक्टिविटी है तो उसको बढ़ाना, इंक्रीज करना, और अगर वो इंक्रीज हो गई उसके बाद रिक्वायरमेंट पूरे हो गए, इंक्रीज होने का उद्देश्य पूरा हो गया तो वापस उसको रेगुलेट करना या नॉर्मल करना। और अगर कभी कोई चीज़ें की कमतरता है, कमी चाहिए, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं चाहिए, तो उस एक्टिविटी को नॉर्मल से डिक्रीज करना, और डिक्रीज होने के बाद वो जो चीज़ है, ये ज़रूरत है, वो मेंटेन हो गई तो वापस उसे नॉर्मल करना। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ ये है कि एक्टिविटी हमेशा नॉर्मल रहनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश उसे बढ़ाना पड़ रहा है और बढ़ गई है तो वापस उसे नॉर्मल लाना है, या किसी कारणवश उसे डिक्रीज करना है, नीचे लाना है, लो करना है। लो होने के बाद अगर वो पूरी हो जाए, उद्देश्य पूरा हो जाए तो वापस उसको नॉर्मल लाना, इसको बोलेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसी को हम बोलेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब एक्टिविटी कंट्रोल करनी है, बढ़ाना है, नॉर्मल लाना है। बढ़ गई है तो नॉर्मल लाना है, डिक्रीज हो गई है तो नॉर्मल लाना है। ये हो गया कंट्रोल। और कोऑर्डिनेशन मतलब एक की सिस्टम की एक्टिविटी दूसरे सिस्टम के कोऑर्डिनेशन से कंट्रोल करनी है और साथ में लेके चलनी है, क्योंकि हर एक सिस्टम एक दूसरे के साथ जुड़ी है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसलिए एक की एक्टिविटी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दूसरे की एक्टिविटी तीसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर तीनों या सभी तरह के सिस्टम एक साथ एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं तो एक्टिविटी फंक्शन अच्छे से हो जाएगा। और इसी को कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन बोला है कि एक ऐसा पार्ट होना चाहिए बॉडी में जो इस तरह के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देते हैं तो विंटर सीजन चालू हो गया है, आपको सबको पता है, और समर सीजन चला गया, रेनी सीजन भी चला गया। विंटर सीजन में ऐसा होता है कि हमें प्यास बहुत कम लगती है, और अगर हम जो भी वाटर कंज्यूम करते हैं वो वाटर हर आधे घंटे में बोलो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अगर यही बात अगर हम समर में देखते हैं तो समर में देखिए हम वाटर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, लेकिन जितना वाटर हम समर में कंज्यूम करते हैं उस हिसाब से यूरिन फॉर्मेशन नहीं होता, हमें बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिन नहीं प्रोड्यूस होती है जितना विंटर सीजन में होती है। क्योंकि समर सीजन में हमारे बॉडी से वाटर इवापोरेट हो जाता है स्वेट फॉर्म में, और वाटर का लेवल हमारे बॉडी से कम हो जाता है, तब हम वाटर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन बॉडी की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी किडनी को ऑर्डर देती है कि यूरिन फॉर्मेशन कम करो, क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट है बॉडी में, उसे बाहर मत जाने दो। इसी कारण से समर सीजन में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की वजह से किडनी यूरिन फॉर्मेशन कम करती है। अब आ गए हम विंटर में। विंटर में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कोल्ड रहता है, जिसकी वजह से स्वेट फॉर्म नहीं होता, वाटर इवेपोरेट होकर बॉडी के बाहर नहीं जाता, वाटर एज इट इज बॉडी में रहता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी बॉडी को, स्पेशली किडनी फंक्शन को ऑर्डर देती है कि यूरिन फॉर्मेशन का प्रोडक्शन बढ़ा दो, और जिसकी वजह से यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाता है, और फ्रीक्वेंटली यूरिन प्रोडक्शन होने की वजह से वाटर हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये एक्टिविटी क्या है? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाली एक्टिविटी है जो इस तरह से एक्टिविटी करती है। तो समर में एक्टिविटी डिक्रीज कर दी, विंटर में एक्टिविटी बढ़ा दी। अब उसका और एक एग्जांपल अपन दे सकते हैं कि हमने अगर सपोज दौड़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़ी है या दौड़ते हुए कहीं से आए हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, इंक्रीज
ऑक्सीजन डिमांड इन बॉडी, अगर हम फास्टली दौड़ते हुए आते हैं, रनिंग करते हुए आते हैं, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। जब बॉडी में इस तरह की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो एक्टिविटी होती है या फंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी के ऑर्गन सिस्टम को फंक्शन एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। इसमें आता है एक रेस्पिरेशन, ये बढ़ जाता है। दूसरा आता है हार्ट बीट मतलब सर्कुलेशन, ये बढ़ जाता है। और तीसरा आता है एक्सक्रीशन मतलब किडनी द्वारा वो भी बढ़ जाता है। जब बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के, वो इस तरह के तीनों मेन ऑर्गन की एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। रेस्पिरेशन बढ़ने की वजह से हम फास्टली सांस रेस्पिरेशन करना चालू करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। हार्ट बीट बढ़ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी के पार्ट्स, ऑर्गन, टिश्यू तक पहुंचाने होते हैं, इसलिए हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। और डिमांड है ऑक्सीजन की तो वो ऑक्सीजन उस पार्ट तक, उस ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है। तीसरा है सर्कुलेशन बढ़ गया मतलब फास्टली क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो ब्लड में जितना भी वाटर है वो फास्टली सर्कुलेट होने की वजह से ब्लड वेसल में जम न जाए, इसीलिए किडनी अपना फंक्शन फास्ट कर देती है और ब्लड का वाटर उसमें से निकाल के लेके चले जाती है बाहर। तो इस तरह से एक्टिविटी बढ़ गई, ऑक्सीजन डिमांड पूरी हो गई, एक्टिविटी पूरी हो गई। अब ऑक्सीजन डिमांड पूरी हो गई तो उसने बोल दिया मुझे अभी ऑक्सीजन नहीं लग रहा, मेरे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ये ऑर्डर जैसे ही कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम को जाता है वैसे ही वो क्या करता है, इन एक्टिविटी को नॉर्मल कर देता है। तो ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम ये देखते हैं कि हमने देखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। तो हमने अभी क्या पढ़े, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, किस तरह से होता है, कैसी एक्टिविटी होती है। अब हम देख रहे हैं हमारे टॉपिक वाइज। तो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं, प्लांट में भी और एनिमल में भी, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग इन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर्स, इनको इंक्लूड किया है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, तो सिंपल होने की वजह से उनमें एक ही सेल होता है इसलिए वो सिंपल होते हैं। दूसरा, उनमें ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती इसलिए उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी बहुत ही कम या नहीं के बराबर होती है या नहीं होती है, क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास एक ही सेल रहता है। यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। अब हमारा सेकंड पॉइंट है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी प्लांट या एनिमल आते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें कई तरह के डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप, डिफरेंट फंक्शनल, स्पेसिफाई फंक्शन वाले सेल्स होते हैं, अलग अलग सेल्स होते हैं, क्योंकि वो एक से ज़्यादा, कई ज़्यादा सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसकी वजह से उन एक ही बॉडी में अलग अलग सेल्स, अलग अलग टिश्यू, अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग फंक्शन, अलग अलग स्पेशलिटी वाले सेल्स पाए जाते हैं। अब ये सभी अलग अलग सेल्स अलग अलग एक्टिविटी करेंगे, तो ये जो एक्टिविटी कर रही है तो इनको कंट्रोल करना जरूरी है, कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। तो दो तरह से कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन हो सकता है, टू टाइप्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। एक केमिकल एंड सेकंड इलेक्ट्रिकल। अब जितने भी ये एनिमल में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी होती है वो दो तरह से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी की जाती है, एक केमिकल द्वारा, दूसरी इलेक्ट्रिकल द्वारा। केमिकल द्वारा मतलब कई तरह के हार्मोन्स या केमिकल सिक्रेशंस होते हैं जो इस तरह की एक्टिविटी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। सेकंड हमने इलेक्ट्रिकल पॉइंट देखा है, इलेक्ट्रिकल में इम्पल्सेस होते हैं
ये इम्पल्सेस इस तरह की एक्टिविटी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। तो दो तरह के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करने के लिए बॉडी में सिक्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। एक केमिकल सिक्रेशन प्रोड्यूस होते हैं जो इस तरह के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी करते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं जो इस तरह के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। अब ऐसी एक्टिविटी प्लांट में भी होती है, ऐसी एक्टिविटी एनिमल में भी होती है। अब प्लांट में जब ये एक्टिविटी होती है तो उनमें केमिकल एक्टिविटीज, कंट्रोल केमिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि प्लांट में जब ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी प्रोड्यूस होते तो कई तरह के केमिकल सिक्रेशन सीक्रेट होते हैं जो प्लांट में इस तरह की एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। उनमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए हम प्लांट को टच करने के बाद उतने चेंजेस या रैपिड मूवमेंट हमें नहीं दिखते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, उनमें केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, जिसकी वजह से कई तरह के केमिकल सीक्रेट होते हैं, वो अलग अलग पार्ट तक चले जाते हैं और वहाँ पे उस तरह के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी करते हैं। अब इसमें फ़र्क यह है, दोनों में, केमिकल में और इलेक्ट्रिकल में, दोनों में डिफरेंस यह है कि केमिकल के जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है और स्लो होती है। वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है और स्लो होती है। एक बार वो एक्टिविटी हो गई तो वो कंप्लीट एक्टिविटी होने के बाद वो एज इट इज कंडीशन में रहेगा। वो स्लो इसलिए होती है कि वो होने के लिए शायद महीना लग जाए, शायद साल लग जाए, वो एक्टिविटी इस तरह से स्लो होती रहती है और वो लॉन्ग टर्म तक होते रहती है। और एक बार हो गई कंप्लीट तो वो रिवर्स नहीं होती, वो एज इट इज कंडीशन में वैसी एक्टिविटी रहती है। इसीलिए प्लांट में हम लोग टच करने के बाद हमें वो रैपिड मूवमेंट नहीं दिखता है, लेकिन हम देखते हैं कि छोटा प्लांट था वो बड़ा हो गया, उसमें कई ब्रांचेस आ गए, कई लीफ प्रोड्यूस हो गए, कई फ्लावर प्रोड्यूस हो गए, कई फ्रूट प्रोड्यूस हो गए। तो ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा हुआ था? केमिकल द्वारा। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और फास्ट होती है, मतलब रैपिड मूवमेंट प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, फास्ट होती है और रैपिड एक्शन प्रोड्यूस करती है। इसलिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली एनिमल्स, इनमें ये पाई जाती है। जैसे इसमें ह्यूमन भी इंक्लूड है और कई तरह के लिविंग एनिमल्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इनको हम अगर टच करते हैं या इनको कोई हम इस तरह की कोई एक्टिविटी देते हैं तो वो फटाक से उसको रिएक्ट कर लेते हैं और रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरह के कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो जाते हैं, केमिकल द्वारा भी और इलेक्ट्रिकल द्वारा भी। बच्चों, अब आप लोगों को ये बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं वो है फाइला। इट इज़ मोस्ट प्रिमिटिव पोरिफेरा मीन्स स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस एग्जाम्पल फाइला। अब एग्जाम्पल हम ले रहे थे उसमें फाइला हमने देखा। फाइला ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिसमें डिफरेंट काइंड के सेल्स पाए जाते हैं, अलग अलग सेल्स, अलग अलग स्पेशलिटी के सेल्स पाए जाते हैं। इसका मतलब वो मल्टी सेलुलर हो गया, ठीक है। अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन इसमें नर्वस सिस्टम अब्सेंट होती है। इसमें नर्वस सिस्टम अब्सेंट होती है। अब अगर ऐसे एनिमल में नर्वस सिस्टम अब्सेंट हो तो एक्टिविटी कैसे करेंगे? तो इस एनिमल में जो सेल होते हैं, सेल में कई तरह के लेबर पाए जाते हैं, लेबर सेल्स पाए जाते हैं या सेल्स में लेबर्स पाए जाते हैं जो इस तरह की कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। दिस टाइप ऑफ डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। इसमें सेल में ऐसा कई तरह के ऐसे डिफरेंट लेबर्स होते हैं जो लेबर्स इस तरह के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी करते हैं। क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम नहीं होती, मल्टी सेलुलर तो है
लेकिन इसमें नर्वस सिस्टम नहीं होती। फिर भी ये सेल में मौजूद जो लेबर्स होते हैं वो इस तरह की एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, जिसमें डाइजेशन भी आ गया, रेस्पिरेशन भी आ गया, सर्कुलेशन भी आ गया, और तो और बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं टेम्परेचर में, क्लाइमेट में, उसकी सेंसिटिविटी भी प्रोड्यूस करना और उसके वजह से इंटरनल पार्ट में इस तरह के एक्टिविटी और चेंजेस प्रोड्यूस करना, ये काम कौन करते हैं? जिस तरह के लेबर सेल्स या सेल्स में प्रोड्यूस लेबर्स। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल फाइला। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, वो है हाइड्रा। हाइड्रा एंड प्लानरिया, this is the lower animal produce this type of activity, these types of activity. हाइड्रा एंड प्लानरिया ऐसे एनिमल, लोअर एनिमल है जिसमें इस तरह की एक्टिविटी होती है। ये लोअर एनिमल हो गए, इसमें इस तरह की एक्टिविटी होती है। लेकिन अगर हम हायर एनिमल की बात करते हैं, जैसे हम ह्यूमंस, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ह्यूमन देंगे, तो दिस एनिमल्स प्रोड्यूस बोथ एक्टिविटी, मीन्स केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते तो पहला एग्जाम्पल मैंने फाइला लिया, तो फाइला में जिस तरह की एक्टिविटी होती है ऐसी ही एक्टिविटी लोअर एनिमल में पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास हाइड्रा और प्लानरिया है। लेकिन अगर हम हायर एनिमल्स देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ह्यूमन है, तो ह्यूमन में दो तरह के एक्टिविटी प्रोड्यूस होते हैं, केमिकल चेंजेस वाले और इलेक्ट्रिकल चेंजेस वाले। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रा कंटिन्यूस में, तो आप पहले से नोट डाउन कर लीजिए, आगे का हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। अब हमारा एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं हाइड्रा। हाइड्रा ये मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम है और डिफ्यूजन नर्वस सिस्टम है। हाइड्रा में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक सेंसरी सेल्स और दूसरा नर्वस सेल्स और न्यूरॉन। हाइड्रा में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, नर्वस सेल्स और सेंसरी सेल्स। अब ये जो नर्व सेल, सेंसरी सेल्स है, तो नर्व सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। नर्व सेल कनेक्ट विथ each other by साइनेप्स। अब ये जो नर्व सेल मैंने वर्ड लिया या न्यूरॉन लिया, नर्व सेल जो होते हैं जिनको न्यूरॉन भी बोलते हैं, ऐसे नर्व सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और जहाँ पे ये लोग कनेक्ट होते हैं उस जंक्शन को बोलते हैं साइनेप्स। उस जंक्शन को साइनेप्स बोलते हैं। अगर एक नर्व या एक न्यूरॉन इधर से आ रहा है, एक न्यूरॉन उधर से आ रहा है और दोनों यहाँ पे अगर ज्वाइंट हो रहे हैं, अटैच हो रहे एक दूसरे को, इसकी वजह से कनेक्शन बन गए इन दोनों में, तो वो जो जंक्शन पॉइंट है उसको बोला है साइनेप्स। अब ये जो नर्व सेल्स है या न्यूरॉन्स है किसमें, हाइड्रा में, ये दो एरिया में पाए जाते हैं। एक एपिडर्मिस में पाया जाता है, फाउंड इन एपिडर्मिस एंड सेकंड गैस्ट्रोडर्मिस। ये जो नर्व सेल है या न्यूरॉन है, इनका एक नेट फॉर्म होता है, जाला फॉर्म होता है और ये दो तरह के जाला पाए जाते हैं। एक
एपिडर्मिस की तरफ बढ़ता हुआ जाला देखने को मिलता है और दूसरा जाला गैस्ट्रोडर्मिस की तरफ बढ़ते हुए उस एरिया में पाया जाने वाला जाला मिलता है। तो इसमें भी नर्वस सिस्टम है, लेकिन इस नर्वस सिस्टम में दो तरह के सेल होते हैं, सेंसरी सेल और न्यूरॉन सेल या नर्व सेल। अब हम नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं बाय साइनैप्स और ये जनरली एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस की तरफ ही पाए जाते हैं। इसमें इम्पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इम्पल्सेस स्प्रेड नहीं होते। इम्पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं लेकिन स्प्रेड नहीं होते, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता, अब्सेंट होता है, इसकी वजह से वो स्प्रेड नहीं होते। ये हो गया नर्व सेल के बारे में। नर्व सेल है, उनका जाला, उनका नेट फॉर्म हुआ है, वो एपिडर्मिस में भी जाता है, गैस्ट्रोडर्मिस में भी जाता है, लेकिन इसमें इम्पल्सेस प्रोड्यूस तो होते हैं, वो स्प्रेड नहीं होते, क्योंकि वो डायरेक्शन उनमें नहीं होता, इसलिए वो स्प्रेड नहीं होते। सेकंड पॉइंट हमारा सेंसरी सेल है। सेंसरी सेल जो होते हैं, ये सेंसरी सेल्स होने की वजह से ये सेल्स में कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं पाए जाते। मतलब सेंसरी सेल तो है लेकिन अब्सेंट है, सेंस ऑर्गन अब्सेंट, इसमें सेंस ऑर्गन्स पाए नहीं जाते। दूसरा, नर्वस सिस्टम में सेंसरी नर्व और मोटर नर्व अब्सेंट होते हैं, दोनों में अब्सेंट होते हैं, ये दोनों अब्सेंट होते हैं। हाइड्रा में सेंसरी सेल्स है लेकिन सेंस ऑर्गन नहीं है, सेंस ऑर्गन नहीं है, साथ में सेंसरी नर्व और मोटर नर्व ये दोनों भी नहीं है, अब्सेंट रहते हैं हाइड्रा में। लेकिन फिर भी हाइड्रा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस और बॉडी में उसके हिसाब से प्रोड्यूस होने वाले चेंजेस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है बाय विद द हेल्प ऑफ सेंसरी सेल एंड विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन सेल। यहाँ तक समझ में आ गया। हाइड्रा एक ऐसा लोअर एनिमल है जिसमें नर्वस सिस्टम डिफ्यूजन मेथड की तरह फॉर्म हो गई रहती है, और इस नर्वस सिस्टम में दो सेल होते हैं, सेंसरी सेल और नर्व सेल। सेंसरी सेल है लेकिन सेंसरी ऑर्गन नहीं होते, साथ में सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दोनों नहीं होती, इसी की वजह से इम्पल्सेस स्प्रेड नहीं होते और उनको डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। नर्व सेल है तो एक दूसरे के साथ जुड़ती है, जिस जगह जुड़ती है उसको साइनैप्स बोला है, और ये नर्व सेल का नेट दो एरिया में पाया जाता है, एपिडर्मिस के तरफ और गैस्ट्रोडर्मिस के तरफ। अब सेकंड एग्जांपल हमारा है, ये पहला हो गया हाइड्रा, इसको कैपिटल ए दे देता हूँ और इसको कैपिटल बी दे देता हूँ, प्लानरिया। प्लानरिया एक फ्लैट वर्म है, इसमें भी नर्वस सिस्टम होती है, वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें भी नर्वस सिस्टम होती है लेकिन वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, और इसका भी पेरिफेरल पार्ट बाहर निकलता है, पेरिफेरल नर्व्स पार्ट बाहर निकलता है, स्प्रेड होता है ऑल ओवर बॉडी में। प्लानरिया प्लेटफॉर्म है, इसमें भी नर्वस सिस्टम होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, जिसमें ब्रेन होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक तरह का नेट होता है नर्व का, ये सिस्टम इसमें पाई जाती है प्लानरिया में। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें एक पार्ट होता है ब्रेन, तो सेंट्रली हेड में सेंट्रली एक ग्रुप ऑफ नर्व्स होते हैं जिनको गैंग्लियन कहते हैं। ये गैंग्लियन जब फॉर्म होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ हेड में, उसके द्वारा बनता है ब्रेन। मतलब जो सेंट्रल नर्व्स है उसका एक ग्रुप फॉर्म हो जाए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाए, बंडल फॉर्म हो जाए, उसको बोलते हैं गैंग्लियन। और जब ऐसे गैंग्लियन फॉर्म हो जाए तो वैसे क्या बनता है, ब्रेन बनता है। ऐसा एक सेरेब्रल ब्रेन पाया जाता है प्लानरिया में, ठीक है।
अब इसमें से निकलता है पेरिफेरल नर्व्स निकलते हैं, मतलब नर्व का एक नेट निकलता है और उन नेट के नर्व एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, कनेक्ट। सभी नर्व एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और वो हेड से लेकर टेल तक एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो फ्लैनर एरिया है इसमें हमने दो देखे, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखे जिसमें ब्रेन है, और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखे जिसमें नर्व स्प्रेड हो रही है और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए जा रही है, जिसको वेंट्रल नर्व कॉर्ड बोलते हैं, जिसको वेंट्रल नर्व कॉर्ड बोलते हैं। अब इसमें सेंसरी सेल भी होता है, सेंसरी सेल होता है, सिर्फ एक सिंगल सेंसरी सेल होता है जो इसके बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, तो फ्लैनर एरिया में ब्रेन होता है और ब्रेन से नर्व का नेट निकलता है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए जाते हैं और पूरे बॉडी में वो स्प्रेड होते जाते हैं। इसमें सेंसरी सेल एक ही पाया जाता है, सेंसरी ऑर्गन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखे हैं हाइड्रा के बारे में और फ्लैनर एरिया के बारे में जिसमें इस टाइप के नर्वस सिस्टम होती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।